हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की भूगोल की एनसीईआरटी के बारे में, जिसका हम अध्याय 1 देखते हैं। ठीक है, तो पहले देखें इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अध्याय 1 में संसाधनों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे संसाधनों के प्रकार की चर्चा करते हैं। तो संसाधन दो प्रकार के हो सकते हैं प्रमुख रूप से, या तो वे प्राकृतिक रूप से पाए जा सकते हैं या तो मानव निर्मित हो सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से जो संसाधन होते हैं वो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, जिनका उपयोग सीधे तौर पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नदियाँ हो गई, यहाँ से हम पानी प्राप्त कर सकते हैं, नदियाँ झीलों से। वायु के द्वारा हम जीवित रहते हैं। ठीक है, मृदा फसल उपजाने के लिए, तो ये सब हैं जो है प्राकृतिक संसाधन है। खनिज भी प्राकृतिक संसाधन है। परंतु ऐसे भी संसाधन होते हैं जो कि प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा ही मानव अपने उपयोग के लिए उन्हें मानव संसाधनों में बदलता है। ठीक है, जो कि मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के, जिस प्रकार से हम मकान, सड़क, रेल इत्यादि प्रकार के जो चीज़ें देखते हैं, ये सब मानव निर्मित संसाधन होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं विकास के उपयोग के आधार पर संसाधन, जिसमें वास्तविक संसाधन होते हैं। ठीक है, ये ऐसे संसाधन होते हैं जैसे जो कि वर्तमान में अभी उपस्थित है, कहना चाहिए। जैसे अभी हम कोयले का उपयोग करते हैं या विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो ये वास्तविक संसाधन हैं। तो ये प्राकृतिक संसाधन, लेकिन जो कि वास्तविक रूप से अभी तत्काल के समय में हम जिनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जर्मनी के जैसे रूर प्रदेश से हमें कोयला प्राप्त होता है। और यहाँ पे 1 मिनट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे जर्मनी, यहाँ पे हो गया जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में रूर क्षेत्र से हमें जैसे कोयला प्राप्त होता है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे हमें भारत में पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पे तेल प्राप्त होता है। ठीक है, बम्बई हाई से। और भी महाराष्ट्र के जो दक्कन पठार हैं, यहाँ पे जो काली मिट्टी, जहाँ पे कपासी मिट्टी कहा जाता है जिसे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये वास्तविक रूप से उपस्थित हैं। प्राकृतिक तो हैं परंतु वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये वास्तविक संसाधन है। दूसरे होते हैं संभाव्य संसाधन, जिनका हम उपयोग भविष्य में कर सकते हैं। वर्तमान में उपस्थित तो हैं परंतु इस हालात में हैं या ऐसे सिचुएशन में हैं कि जिनका हम वर्तमान में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, परंतु आने वाले भविष्य में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका हमें मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती, परंतु फिर भी इनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। जैसे अगर हम देखें तो वर्तमान में जो पवन चक्की का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वो पहले के समय में आगे कल्पनाशील ही थी कि एक प्रकार का संसाधन तो थी, परंतु उस समय संसाधन को उपयोग करने के लिए क्षमता की आवश्यकता थी, तो जो कि वहाँ पे उपस्थित नहीं था। इस वजह से हमने आगे चल के उसका उपयोग करना प्रारंभ किया। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो इनका भविष्य में उपयोग किया जाना है, ये संभाव्य संसाधन कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं संसाधनों के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन अजैव संसाधन होता है, जो कि निर्जीव संसाधन होती है, अर्थात जिनका मानव के द्वारा या विभिन्न जो जीव जंतु हैं इनके द्वारा उपयोग किया जाता है। जैसे कि मृदा हो गई, चट्टानें हो गई, खनिज लवण हो गए, तो इनका उपयोग मानव या विभिन्न जीव जंतुओं के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए अजैव संसाधन है। अगर जैव संसाधन की बात करें, जो कि उत्पत्ति के अंतर्गत ही आती है, तो इसमें जो अजैव संसाधनों का जो प्रयोग करता है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जंतु हो गए, मानव हो गए, तो ये विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं। ठीक है, जो कि जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन को 2 प्रकारों में बांटा गया है, एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय। यहाँ पे नवीकरणीय से क्या तात्पर्य है? नवीकरणीय जैसे कि शब्द से ही इसका अर्थ निकलता है कि जिसे नया किया जा सकता है या जिसका दोबारा से बनाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे संसाधन जिसे पुनः बनाया जा सके, जैसे कि अगर सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा के द्वारा हम वर्तमान में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए इससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, और आज खत्म होने के बाद कल दोबारा से इसका प्रयोग फिर से कर सकते हैं। तो ये नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखते हैं अनवीकरणीय। अनवीकरणीय जिसका मतलब अब पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसके अंतर्गत जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, इनके बनने में काफ़ी समय लगता है, कई करोड़ों साल लग जाते हैं, जिनके उपयोग के लिए काफ़ी समय लगता है। ठीक है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आगे देखें, अब वितरण के आधार पर देखते हैं संसाधन। तो एक तो होते हैं सर्वव्यापी संसाधन, जो कि हर जगह पे हर स्थिति में उपस्थित होते हैं, जैसे कि वायु एक सर्वव्यापी संसाधन है। ठीक है, जो कि हर जगह पे उपस्थित है। एक होता है स्थानिक संसाधन, जो कि किसी निश्चित स्थानों पे भी पाया जाता है। जैसे अगर खनिजों की बात करें तो भारत देश में खनिज में लौह अयस्क का अगर देखें तो ये छोटा नागपुर वाले पठार वाले क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक है, वहीं अगर लौह अयस्क का हम उत्तर वाले क्षेत्र में देखें, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, तो यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। तो ये स्थानिक
स्थानिक संसाधन होते हैं जो कि किसी एक निश्चित स्थान पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मानव निर्मित संसाधन के बारे में। मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन हैं जो इनका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मानव इनका निर्माण करता है अपने उपयोग के लिए, जैसे सड़क हो गए, पुल हो गई, मशीनें हो गई, ये सारे जो संसाधन हैं ये मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मानव संसाधन। चूंकि हमने अभी तक देखा प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, देखा मानव निर्मित संसाधन के बारे में जाना, परंतु मानव भी एक संसाधन होता है। अब इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। चूंकि प्राकृतिक संसाधन तो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, परंतु उनका उपयोग करने के लिए भी एक तकनीकी की आवश्यकता होती है, एक ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो इस ज्ञान और तकनीकी को लेके मानव एक प्रकार का संसाधन बन जाता है। ठीक है, जो कि प्राकृतिक संसाधनों को अपने उपयोग में लाता है। तो ज्ञान और कौशल और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मानव अगर किसी चीज़ को, प्राकृतिक संसाधन को अगर मानव के या यूँ कहे कि अपने उपयोग में लाने के लिए कार्य करता है, तो ऐसे जो मानव है वो मानव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जिनको करने के लिए कौशल की आवश्यकता होती है, काफ़ी मात्रा में इनका तकनीकी का उपयोग किया जाता है, जिसके बाद प्राकृतिक संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन में बदला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं संसाधनों का संरक्षण। चूँकि संसाधन ऐसी चीज़ें हैं, प्राकृतिक रूप से अगर जो संसाधन है तो पेट्रोलियम है, कोयला है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी लंबे समय तक प्रयोग करने के बाद एक समय आएगा जो कि ये समाप्त हो जाएगी। तो इनका संरक्षण भी आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ी इनका उपयोग कर सके। इसीलिए संसाधन के संरक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इन्हें इस प्रकार से हमें उपयोग करना, सतर्कतापूर्वक इस प्रकार से उपयोग करना कि आने वाले पीढ़ी को भी इसका लाभ प्राप्त हो। ठीक है, और हम एक काम कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह भी संसाधन के संरक्षण के लिए आवश्यक है। ठीक है, और संरक्षण के लिए आवश्यक यह है कि संतुलित तौर पे उसका प्रयोग किया जाए। ठीक है, जिसे सतत पोषणीय विकास भी कहा जाता है। तो ये हुआ संसाधन संरक्षण की बातें। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।